परिवार स्त्री के इर्द गिर्द विकसित हुए हैं और परिवार से ही समाज और सभ्यता विकसित होती है। तो परिवार स्त्री की प्रमुख देन है। हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो कि मात्र सतात्मक परिवार थे। पशुओं में अपन देखते ही हैं कि मादा के साथ ही उसका परिवार जुड़ा रहता है, नर का कोई लेना देना नहीं है। तो जो समाज व्यवस्था है वो पूरी की पूरी स्त्री की देन है। स्त्री इस सभ्यता की जनक है। स्त्री अगर नहीं होती तो आदमी आवारा होता, अकेला पुरुष सिर्फ आवारा होता। स्त्री वो खूंटी है जिस पे वो कहीं भी घूम, चाहे वो चांद पर जाता हो चाहे एवरेस्ट पे जाता हो, घूम फिर करके वापस वहाँ पर आ जाता है। इसलिए जो घर को सजाया संवारा, गृहस्थी को स्थापित किया, इसमें स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। स्त्रीण गुणों का योगदान है। स्त्रीण गुण भटकना नहीं चाहते, एक जगह जड़ें जमाना चाहती है। स्त्री एक जगह जमकर रहना चाहती है, वो परिवार बसाना चाहती है, समाज बसाना चाहती है। तो ये जो इतनी बड़ी सभ्यता और जो अपन भी आज विकसित समूह देख रहे हैं, एक तो मनुष्य है, एक अन्य जानवर है, इनमें जो बहुत बड़ा फर्क है उसमें स्त्री का सबसे बड़ा योगदान है कि स्त्री ने सभ्यता को विकसित किया है, स्त्री ने समाज व्यवस्था को विकसित किया है। अन्य जानवरों में कोई समाज व्यवस्था नहीं है। आदमी भी कभी जंगली था, परंतु जिस दिन से एक आदमी और एक स्त्री का जोड़ा शुरू हुआ उस दिन से समाज व्यवस्था की जरूरत हुई और वो घर बसा कर रहने लगे। ये स्त्री की सबसे बड़ी देन है। मनुष्य का सारा विकास समाज व्यवस्था की वजह से हुआ। तो सारा परिवार, समाज, राष्ट्र और सभ्यता का विकास इसमें स्त्री का सबसे बड़ा योगदान है। दूसरी एक और बात मैं कर देना चाहता हूँ कि जो आदमी में अतीतोन्मुखी मानसिकता है वो नारी विरोधी है, क्योंकि मनुष्य का अतीत जो है स्त्री के पक्ष में नहीं रहा। हाँ, माना जाता है कि शुरुआती जो सभ्यता विकसित हुई वो स्त्री के इर्द गिर्द हुई, परंतु धीरे धीरे आदमी आक्रामक है और इसने स्त्री को दमन करना शुरू कर दिया और पुरुष प्रधान समाज विकसित हुए पूरी दुनिया में। शुरुआती सभ्यता का विकास स्त्री के साथ हुआ, परंतु बाद में पुरुष प्रधान समाज विकसित हुए। वो एक तरह से उसका प्रतिक्रिया में हुआ सारा। स्त्री का जो परिवार था, जो समाज था, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ। इसलिए स्त्री को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की आर्य सभ्यता को अगर देखा जाए तो इसमें स्पष्ट पूरा आमूल चूल समाज व्यवस्था में परिवर्तन किया मनुष्य ने, पुरुष ने। शास्त्रों में सब जगह परिवर्तन कर दिया था कि स्त्री वापस नहीं ऊपर उठ जाए कहीं। और इस प्रकार जो स्त्री विरोधी मानसिकता से जो हुआ है उसमें तो वो जो सारा अतीत है अपना पीछे वाला, वो सारा का सारा अतीत जो है स्त्री के विरोधी है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि स्त्री के साथ कोई परेशानी नहीं है, स्त्रियों को कोई तकलीफ नहीं है, ये सब झूठी आजकल ऐसे बन गए। पत्नी पीड़ित समाज और पत्नी पीड़ित संगठन बना दिए लोगों ने। नहीं, ये जो पत्नी पीड़ित के नाम से जो कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो उन लोगों में जो भी पत्नी पीड़ित व्यक्ति है उसमें मानसिकता स्त्री विरोधी ज़्यादा है, इसलिए वो अपना आप को पत्नी पीड़ित महसूस कर रहा है। बाकी तो कोई संभावना ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पत्नी पीड़ित भी हो जाए, परंतु वो ज़्यादा अगर अहंकार से ग्रसित हो और उसके साथ ज़्यादा दोयम दर्जे का व्यवहार करेगा तो स्त्री उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। आजकल उसको कानून ने संबल दिया। जैसे हमारे देश में तो संविधान की स्थापना के साथ ही बहुत बड़ा कर दिया कि लैंगिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि इससे पहले राजा राम मोहन राय स्त्री स्वतंत्रता के बहुत बड़े प्रबल समर्थक हैं, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। समाप्त नहीं किया, कानून बनवा दिया, उसके विरोध में एक हवा पैदा कर दी। समाप्त तो खैर बहुत बाद में, सन सितंबर 1987 तक भारत में अंतिम रूप से सती नाम हमने सुना है। उससे पहले
बीच में सती होती रही है थोड़ी बहुत, परंतु उन्होंने उसके खिलाफ एक कानून बना दिया इस देश में, जहाँ सती के खिलाफ कानून बनाना, सती के खिलाफ बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सती को धार्मिक मान्यता है, सामाजिक मान्यता है, मेले भरे जाते हैं इनके सतियों के, तो इसके खिलाफ बोलना इस प्रकार की, जबकि वो उससे ज़्यादा कोई गणित कहीं पड़ता नहीं है पूरी दुनिया में। तो अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आऊँगा इस पर, एक मैंने पहले भी भेजे, पति शब्द जो है, पति का अर्थ होता है मालिक। बाप है बेटी का, वो मालिक नहीं है इतना, भाई है वो भी इतना मालिक नहीं है, तो कोई और भी है वो मालिक। पति नाम का जो एक आदमी है, उसके लिए जो औरत जो है, वो उसके लिए उसके साथ वो वस्तुगत व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो तो पति है। पति का मतलब होता है मालिक। और इतना भोंडा शब्द कोई किसी जीवंत व्यक्ति का कैसे मालिक हो सकता है, वो हमारे यहाँ प्रचलन में। और यही वजह है कि इसकी वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता रहा, स्त्रियों के साथ मारपीट। मारपीट जैसा गणित करते, किसी के साथ अपने मारने पीटने पर उतर हो जाए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मारपीट, और मारपीट को भी सामाजिक मान्यता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाड़ी को पाछरो और लुगाई को टाछरो, ठोकड़ो काम को। जिस प्रकार पहले लकड़ी के पहियों की एक गाड़ी होती थी, उसके अंदर पाछरा जो होता था वो स्क्रू का काम करता था, तो उसको जितना ज़ोरदार दबा के रखते उतना ही गाड़ी का पहिया मजबूत रहता और बंधा हुआ रहता और गाड़ी चलती रहती, अन्यथा वो पहिए के क्लिप जो है वो खुल जाते। तो इस प्रकार जो कहा जाता है कि जिस प्रकार उसको मारा जाना चाहिए, इसी प्रकार औरत के सिर को जितना ज़्यादा हो मारना ही चाहिए। और हमारे यहाँ एक और भी कहावत है, स्त्री को पैर की जूती तक की बातें कही गई है लोगों को। तो जूती का क्या, कल दूसरी हो जाएगी, नहीं मिल जाएगी। दूसरा, मारपीट का प्रचलन तो इस हद तक है कि अगर कहते हैं कि हमारे यहाँ कहावत है कि धनी नहीं ठोगी तो कौन ठोगी। अगर धनी यानी मालिक, पति भी अगर मारपीट नहीं करेगा तो करेगा कौन है। मतलब इनके साथ तो मारपीट ही होनी चाहिए करने के लिए, एक आदमी नियुक्त कर रखा है हमने, वो करेगा मारपीट तेरी, बाकी वाले उसको सिखा देंगे। उसकी माँ उसको कह देगी कि रांड को अभी तक तू मारता नहीं है, क्या कर रहा है, और भी लोग सिखा देंगे। इस प्रकार उसको मरवाया जाएगा बेचारी को, क्योंकि वो जो माँ है वो पहले मार खाई हुई है बेचारी, इसलिए वो चाहती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ है। तो अब मैं तो आजकल बहुत ताजुब करता हूँ जब सुनता हूँ, स्कूल में बच्चियों से बात करता हूँ तो वो कहती है कि खाने पीने में अब हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छी बात है, और वास्तव में ऐसा है। यहाँ आजकल कुल्फी लड़की भी मांग सकती है, घर में दूध भी ले लेती है आराम से, अपना हाथ से दूध लेकर के पी लेती है। बाकी लड़कियां तो देखती रहती थी लड़का दूध पीता था। हम जब छोटे थे उन दिनों में लड़की तो टुकुर टुकुर देखती रहती थी, जैसे वो कोई बाहर का आदमी है, इस परिवार की वो मेंबर ही नहीं है। और भैया को दूध पिलाया जाता, भैया कुछ भी काम करो, भैया के लिए सारी सुविधाएं थी। यहाँ तक कि बहन अगर कोई भी काम कर रही, खाना भी खा रही होती तो उसको बीच में उठा के काम दिया जा सकता है। भैया बैठा रहता तो उसको कोई काम का नहीं कहता, क्योंकि भैया कहीं घिसकर कम हो जाएगा। माँ भी नहीं कहती कि बेटा तू ये काम कर दे थोड़ा, नहीं, ये बेटी करेगी अपना आप। तो खाने पीने का जो है वो मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो गया आजकल, नहीं के बराबर हो गया। लगभग लड़कियां अपने हाथ से घी भी ले सकती है, दूध भी ले सकती है, और यहाँ तक कि फल फ्रूट लाए तो वो खाना भी शुरू कर देती है, भैया की ज़रूरत नहीं। पहले तो केले के छिलके भी नहीं मिलते थे लड़कियों को, बेचारियों को। तो ये कंडीशन थी, हमने देखी है ये तो। और दवाई दारू में लड़कियों का कोई इलाज नहीं करवाता था आसानी से। यहाँ तक कि देवता की तांती भी लड़की के नहीं बांधी जाती थी, क्योंकि देवता कहीं यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो गया तो फिर लड़के के वक्त उसको देवता को काम लेना है, इसलिए देवता को भी ये नहीं कहा जाता कि लड़की को ठीक कर दे, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देवता को अगर आगे लड़की को ठीक करने में काम लेंगे तो कल लड़के की ज़रूरत पड़ेगी, तब देवता इतना काम नहीं आ पाएगा। इसलिए देवता को रिजर्व में रखते, लड़की वड़की के लिए नहीं। तो जैसा कि मान्यता, जैसे अपन घर के हमारे बैल के तांती बांधते थे, गाय के नहीं बांधते थे, भैंस के बांधते थे, क्यों भैंस थोड़ी कीमती थी।
और देवता को भी इस उनके लिए कहा जाता था, जबकि अन्य जानवरों को जो पालतू नहीं है उनके लिए कोई नहीं कहता देवता को कि भाई फला मोर को ठीक कर देना, नहीं, वहाँ देवता को कंज्यूम नहीं किया जाता बिना मतलब। मैं भटक रहा हूँ थोड़ा। हाँ, अब मैं आता हूँ बच्चियों के साथ जो किया जा रहा है, और खाने पीने में कर दिया, कपड़े मिल रहे हैं उनको और भी अच्छे मिल रहे हैं, तेल साबुन सारा सब कुछ हो रहा है उनके लिए, सुविधाएं लगभग लड़कों जैसी है, परंतु मानसिक रूप से स्थितियाँ बहुत अभी भी विपरीत है। एक छोटी लड़की बिल्कुल कुछ बड़ी नहीं हुई, तीसरी चौथी में पढ़ती है, अगर वो घर के अंदर बोलती है तो उसको मना किया जाता, तुम बोल मत, तुम लड़की है। हंसना तो बहुत दूर की बात है, अगर लड़की हंस दे ये तो बहुत बड़ा अपराध है। घर परिवार में जो तथाकथित समझदार लोग हैं, मना जो बड़े पढ़े लिखे अपने आप को समझते हैं हम तो बहुत ज़्यादा यूँ हैं, वो भी लड़की को हंसते तो मना कर देते हैं, लड़की होकर के तुम बोलती। अभी 2 साल 1.5 साल पहले अखबारों में आया था कि एक लड़की क्लास में हंसती तो स्कूल के टीचर ने कहा खड़ी, लड़की होकर के हंसती है, शर्म नहीं आती? तेरे बाप को कहेंगे ये वो, उसको इस प्रकार उसने फटकारा। तो लड़की कहते हैं कि स्कूल की 4थी मंजिल से कूद करके गिर कर मर गई। उसको पता था कि बाप को पता चलेगा कि लड़की हंसी थी स्कूल में। मतलब लड़की के लिए हंसना तथाकथित सभी लोग भी ठीक नहीं समझते, अपराध समझते हैं एक तरह से। तो घर परिवार में माँ जो बूढ़े बडेरे हैं वो तो लड़की को हंसने की बिल्कुल, लड़की होकर के कैसे हंस दी, तो लड़की को हंसने से बार बार टोका जाता है, जोर से बोल नहीं सकती, कूदना दौड़ना इधर उधर खेलना ये तो बहुत दूर की बातें हैं। अपने घर के अंदर घर के कमरे में परिवार के लोगों के साथ हंसना और जोर से बोलना भी उसको प्रतिबंधित किया जाता है। ये है मानसिक प्रताड़ना। उसको महसूस करवाया जाता है तुम लड़की है, तुझे नहीं बोलना चाहिए, हर बात पे तू लड़की है, वो कोई भी बात करे अरे तुम लड़की है, तुझे पता नहीं तू लड़की है, मतलब हर बार उसको तुम लड़की है लड़की, ये बात समाज में सब जगह उसके साथ होती है। और मैंने तो इसके दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि स्त्री के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको समाज ने काम नहीं लिया ठीक ढंग से। स्त्री में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, स्त्री में गुण हैं, स्त्रैण गुण जिनको कहा जाता है, उनको काम नहीं लिया गया। स्त्रैण गुण दुनिया में प्रमुख माने जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बुद्ध, गांधी, महावीर, जीसस, ये जो भी लोग हैं ये स्त्रैण गुणों थे तो पुरुष, परंतु उन्होंने स्त्रैण गुणों की प्रगाढ़ता थी, ज़्यादा थे। करुणा, प्रेम, दया, सहानुभूति, संवेदनशीलता, ये गुण उनमें ज़्यादा थे। मानवीय व्यवहार, ये गुण ज़्यादा थे, तो वो आदमी बहुत ऊंचे उठ गए। वो गिने चुने लोग हैं जिनमें तो पूरे, अगर स्त्री के गुणों का विकास अगर सभ्यता में लिया जाए, स्त्री को अभी तक पूछा नहीं गया है। स्त्री को अगर पूछा जाता तो दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। कोई माँ, किसी का भी बेटा मरता है तो वो माँ का बेटा मरता है, चाहे माँ भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। इसलिए कोई माँ नहीं चाहती कि इस प्रकार खून खराब हो जाए। स्त्रियों को लड़ाई के मैदान में ले जाके दिखा दो जो खून खराब हुआ है, तो स्त्री नाम मात्र स्त्री, एक भी स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी कि ऐसा होना चाहिए। पुरुष तो कह देंगे हाँ नहीं ठीक है, इसको हमारा दुश्मन था। पुरुष तो समझता है दुश्मन और बिना दुश्मन। स्त्री इस प्रकार है क्योंकि स्त्री एक बच्चे को बड़ा करती है, सर्जन करती है, वो उसको खिलाती है पिलाती है, पूरी उसकी बढ़वार देखती है। तो इस प्रकार पोषण देती है, माँ है तो पोषण देती है। वो कभी इतने खून खराबे में विश्वास नहीं करती। तो सारा खून खराबा और सारे युद्ध है, इसका कारण है कि स्त्री समाज में प्रमुख स्थिति में नहीं है। स्त्री की जो गुण थे उनको समाज के विकास के योगदान नहीं माना गया, उनको लिया नहीं गया, उनको समावेश नहीं किया गया। स्त्रियों में एक और बहुत बड़ी, जैसे प्रतिरोधी क्षमताएं बहुत तगड़ी है, सहनशीलता बहुत तगड़ी है। स्त्रियों में जितनी सहनशीलता है उतनी पुरुष में नहीं हो सकती। तभी तो स्त्री को एक घर से दूसरे घर में ले जाया गया। पुरुष को अगर लाते तो मामला सेट, दूसरे घर में एडजस्ट होना पुरुष के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। स्त्री कहीं पर भी जाकर के समायोजित होने की उसमें बहुत बड़ी क्षमता है। इसलिए जो समाज शास्त्र के लोग थे पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में लगभग यही रिवाज है कि स्त्री जो है अगर वो प्रेमी है
और अगर उनमें रिश्ता है, विवाह का रिश्ता है, तो स्त्री जो है पुरुष के घर में रहेगी। ऐसा रिवाज करीब करीब पूरी दुनिया में रखा है, क्योंकि वो समायोजित हो जाती है। उसमें ऐसी क्षमता है, उसमें सहनशीलता का बहुत बड़ा गुण है, रोग प्रतिरोधी क्षमताएं ज़्यादा है। ये देख लेना, अभी कोरोना की जो सारी जानकारियां मिल रही उसमें ये बताया जा रहा है कि स्त्रियों में संक्रमण पुरुषों के बजाय कम हुआ है। संक्रमित स्त्रियों में मरने वाली स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों में ज़्यादा मर रहे हैं, स्त्रियां कम मर रही है। तो लगता है अगर कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया तो एक बार तो ये जो लैंगिक असमानता है गणना की, कम है स्त्रियां, वो भी शायद लगभग नज़दीक आ सकती है, क्योंकि स्त्रियां बहुत कम मर रही है कोरोना से, ऐसा देखा गया है। तो मैंने 2-4 बातें पहले कमेंट में लिख दी थी, उन पर मैं थोड़ी चर्चा कर लूँ। एक तो प्रचलित धर्म जो है परंपरागत, वो सभी नारी विरोधी है। चाहे आप, जैसे जैनों ने कहा कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता, जैन धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, तो मुसलमानों का तो कहना ही क्या है। और हिंदू मुसलमानों में तो आप जानते हो, इसमें नहीं जाने देते, दरगाह में, मस्जिद में, दरगाह में नहीं, मस्जिद में स्त्री नहीं जा सकती, इंटरेस्ट ही नहीं है स्त्री का बिल्कुल। इस प्रकार का अत्याचार हुआ है। जैसे हिंदुओं ने दलितों को और इनको पिछड़ों को नहीं जाने दिया मंदिरों में, इसी प्रकार मुसलमानों ने स्त्री नाम मात्र को ही नहीं जाने दिया। और ऐसी परंपराएं कई और धर्मों में भी है, जो स्त्रियों को जो है मंदिर मस्जिद में नहीं जाने देते हैं, धार्मिक स्थानों में नहीं जाने देते हैं। तो इसका मतलब है धर्म जितने भी हैं दुनिया के प्रचलित धर्म, वो सभी नारी विरोधी हैं। शास्त्र जितने भी हैं वो सभी नारी विरोधी, क्यों? वो अतीत उन्मुख है वो। और अगर कोई स्त्री या पुरुष ये बात करता है कि पुरानी व्यवस्थाएं ठीक थी, पुराना सब कुछ ठीक था और अभी ठीक नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति भी नारी विरोधी है। अतीतों उन्मुख मानसिकता वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महिलाएं भी अगर इस प्रकार की मानसिकता रखती है तो वो भी नारी विरोधी है। दूसरी मैंने और बात की थी, हाँ, मनुष्य जाति का अतीत पुरुष द्वारा स्त्री के शोषण का इतिहास है। पूरा जो इतिहास है वो तो पूरा शोषण का इतिहास में तो आपने देखा होगा, जो लड़ाइयाँ होती थी बड़ी बड़ी इतिहास की, उसमें सेना विजित जो सेना थी, वो जीतने के बाद वहाँ की स्त्रियों को सैनिक जो है भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके ले जाते थे साथ में। ये रिवाज है पूरी दुनिया में, जितने भी युद्ध हुए सैनिकों के लिए इसको एक तरह से पुरस्कार माना गया है कि आप जीत गए तो यहाँ से जो स्त्रियाँ हैं इनके आदमियों को तो यहाँ मार ही दिया कापी को, और यहाँ की जो बच्चे खुचे हैं वो अपने आप भाग जाते हैं, स्त्रियों को वो साथ में ले जाते हैं। इस प्रकार का रिवाज पूरी दुनिया में प्रत्येक युद्ध के साथ हुआ है। और युद्धों की संधियों में क्या हुआ, स्त्रियों के सौदे हुए, स्त्रियों को शादी की गई, बहन बेटियां दी गई संधियों में। सारे राजनीतिक समझौते, जैसे सेल्यूकस आया भारत तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी दे दी। तो इस प्रकार की संधियां जो भी होती उनमें स्त्रियों को यूज लिया गया, उपयोगी वस्तु मानी गई और इनको भेंट कर दिया गया इधर उधर। ऐसे कई राजनीतिक रिवाज, और आज तक प्रजातंत्र में भी कुछ ऐसी कमोबेश स्थितियां देखने को मिलती है। तो इसका मतलब मैं जो कह रहा था कि मनुष्य जाति का पूरा ही अतीत पुरुष द्वारा स्त्री के शोषण का इतिहास है। स्त्री का बुरी तरह शोषण किया गया, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से। स्त्री की अंतःप्रज्ञा मानवता की पक्षधर है। स्त्री की जो अंदर की भाव है, हाँ, हो सकती है कोई स्त्री बेटे को तिलक लगा करके सेना में लड़ने के लिए पुरुषों की सिखाई हुई बेचारी रवाना कर देती है, पति को पत्नी तिलक लगा करके कह देती है जाओ मैं चूड़ा यहीं तोड़ देती हूँ, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। परंतु ये सब सिखाया हुआ है देश के नाम पर, इसके नाम पर। बाकी कोई स्त्री कभी नहीं चाहती कि लड़ाई होनी चाहिए और खून खराबा होना चाहिए और कोई मरना चाहिए। मरने मारने पर स्त्री का विश्वास नहीं है मूल रूप से। अगर कोई स्त्री ज़्यादा पुरुष गुणों की हो तो ऐसी आक्रामक थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी स्त्री मूल रूप से इसके पक्ष में नहीं है। तो स्त्री की जो अंतःप्रज्ञा है वो शांति, प्रेम, करुणा, ये प्रमुख गुण है स्त्री में।
और स्त्री जो मेहनत करती है, शारीरिक श्रम, मैंने ये भी लिखा था कि स्त्री के, महिला के श्रम का जिस दिन हिसाब होगा, स्त्रियों ने बहुत काम किया है। आज प्रत्येक स्त्री को रोज 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे उसको तबीयत ठीक है या नहीं है। सुबह जल्दी उठ के शुरू करती है सारा, घर को सजाना संवारना तो है ही, साथ में उसको दोनों वक्त खाने पीने की व्यवस्थाएं इंतजामात करने में और बनाने में, और पूरा वापस बर्तन साफ करने तक का सारा काम उसके जिम्मे है, ठेका है, चाहे वो बीमार है तो भी। और उसको करने में उसको लगभग 8-10 घंटे रोज़ ड्यूटी प्रत्येक स्त्री को देनी पड़ती है। पुरुषों के लिए ऐसी कोई रोज़ ड्यूटी की बाध्यता नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है लगभग। तो रोज़ाना ड्यूटी, चाहिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ तक कि मैंने देखा बीमार स्त्री उठ नहीं सकती पूरी, फिर भी वो, अगर पति आया है बाहर से, तो वो पति तो बाहर खेलने गया था दिन भर, उसको मतलब ही नहीं है कुछ, घर से निकल गया, वो बीमार है, उसको पूछा ही नहीं तेरे को गोली चाहिए, तेरी तबीयत कैसी है, ये वो देखती है वो आएंगे, वो भूखे हैं, उनके लिए वो उठ करके कैसे बामुश्किल सब्जी रोटी और वो खाना बना के छोड़ती है और वापस पड़ जाती है अपने बिस्तर पे। वो आते हैं तो उनको कहती है खाना बना दिया, और वो पूछता भी नहीं, वो खाना खा लेता है, तो फिर वो कहती है देखो बर्तन पड़ा रहने देना, आप कुछ भी मत करना। वो सोचती है अपराध में डूब जाऊंगी मैं, तब बाद में उठूंगी तो सारे कर दूंगी। मतलब इस प्रकार ये स्त्री को जब तबीयत ठीक नहीं, जबकि पुरुष तबीयत ठीक नहीं होती तो 1000 उसके चारों ओर करना पड़ता है, और फिर भी वो नाराज होने लगता है बार बार कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो दिखाना चाहता है, जबकि स्त्री को चुपचाप सारे काम करने पड़ते हैं। तो स्त्री का जो श्रम है, अगर इसका मूल्यांकन करें तो प्रत्येक स्थिति स्त्री के लिए कभी हॉलीडे नहीं होता है एक भी। गृहस्थी के काम ही इतने ज़्यादा, यहाँ तक कि कामकाजी महिलाएं जो डेली ड्यूटी करती है, वो भी ड्यूटी के पहले और बाद में 3-3, 4-4 घंटे और काम करती है, थोड़ी सी मामूली नींद ले पाती है। ये हालत है स्त्रियों की। तो श्रम के हिसाब से स्त्री के साथ जो है, आजकल तो हमारे यहाँ देखते हैं खेतों में कोरी स्त्रियाँ काम कर रही है, किसानों में भी ऐसा हो गया। पहले किसान जो है स्त्री को जोखिम भरे कामों में नहीं डालते थे, पर आजकल सारे काम उनके जिम्मे ज़्यादा डाल रहे हैं, तो ये दिन दिन बढ़ रहा है। तो एक बात मैंने और कही थी, पति शब्द जो है मातृत्व का प्रतीक है, और जब भी नारी अपने अस्तित्व की घोषणा करेगी वो सबसे पहले पति जैसे कुरूप शब्दों को हटाएगी। अगर स्त्री जिस दिन, अभी तक स्त्री की कोई क्रांति नहीं है, वर्ग की क्रांति है, मजदूरों की क्रांति है, जिनके साथ सामाजिक और जाति इत्यादि के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव है, उन लोगों की क्रांतियाँ हुई है, परंतु स्त्री की कोई क्रांति नहीं है। जब भी वो अपने अस्तित्व की घोषणा करेगी सबसे पहले पति जैसे क्रूप शब्दों को वो हटाएगी। तो हमारा ये क्यों है, इसके संबंध में थोड़ी सी एक और चर्चा करना जरूरी समझता हूँ कि अब हमारे 2 महाकाव्य हैं इस देश में। पहला है रामायण। रामायण और महाभारत में काफ़ी अंतर है। वैसे महाभारत में जिन लोगों ने एक स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उन लोगों को महाभारत में खलनायक माना गया है, हीरो नहीं माना गया। परंतु रामायण में खलनायक नहीं माना गया है, हीरो माना गया है। इतना फर्क तो पड़ गया है, क्योंकि कहते हैं रामायण थोड़ी पुरानी है, इतने समय में भारत में चेंज आया वापस कि कम से कम जो जिन्होंने स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें दुर्व्यवहार किया, उनको हीरो नहीं माना। जबकि रामायण में शूर्पणखा प्रेम निवेदन लेकर गाती है और उसके नाक कान काट दिए जाते हैं, उसको राक्षस डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेरेशन है, कोई भी कर सकता है किसी को राक्षस। जो लोग नाक और कान काटते हैं एक स्त्री के, भाई यही कह देते कि भैया हम तो पहले से अंगेज हो चुके हैं, इसलिए ये मामला बैठेगा, नहीं तो वो निकल जाती। परंतु उसके नाक और कान काटे गए। और राक्षस कौन है? जिसके कट गए। जिन्होंने काटे वो ना राक्षस नहीं डिक्लेयर हुए। इसी प्रकार उसमें सीता के साथ जो व्यवहार है, देखा जाए तो रावण तो कहते हैं कि अपने सबसे खूबसूरत बगीचे में अशोक वाटिका में रखता है,
अपने घर पे नहीं ले जाता है। रामायण में भी स्पष्ट उल्लेख है सारे कि रावण ने उसके साथ, सीता के साथ कोई तरह का ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसकी संभावना थी, परंतु उसने नहीं किया। परंतु उसके बाद जब सीता वापस लाई जाती है तो रामचंद्र सबसे पहले सीता को कहते हैं कि तू क्या समझती है लड़ाई तेरे लिए की है? नहीं, मैं स्त्री के लिए लड़ाई करने वालों में से नहीं हूँ, मैंने मेरी कुल की मर्यादा के लिए। तेरा क्या मूल्य है? मतलब स्त्री का कोई मूल्य नहीं है कि मैं स्त्री के लिए लड़ाई करूँ। ये पहला वाक्य है उनका कि मैंने कुल की मर्यादा के लिए लड़ाई की है, तेरे लिए नहीं की है। इतना बड़ा जो युद्ध झेला है मैंने, वो तेरे लिए नहीं है। तू समझती होगी कहीं, तू तो सीधी अग्नि परीक्षा में उतर जा, उसकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। ये जो मापदंड है, मेरे हिसाब से ये सारा का सारा खेल स्त्री के साथ भेदभाव का और स्त्री के साथ जो वो है मापदंड का अलग अलग होना। देखो छोटी छोटी बातें भी काफ़ी समझ रखती है। मेरी स्कूल की बच्चों ने एक बार मुझे कह दिया कि सर ऐसा है कि एक लड़की और लड़का कहीं भाग गए और सारा गांव एक ही बात कर रहा है कि लड़की भाग गई, तो क्या वो लड़का नहीं भागा? बात तो सही है, परंतु उसमें स्वाद नहीं लगता है। लड़का भागता है तो स्वादिष्ट तब होती है जब कहते हैं कि लड़की भागी, तब कुछ रस आता है, बात करने वाला स्वाद भी ज़्यादा लगता है और इसका कुछ रसास्वादन करते हैं। तो लड़की का कहीं जाना आना, इधर उधर देखना, हंसना बोलना, वो सारा इसके मापदंड अलग है। अब कहते हैं कि स्त्री को बचाओ, लड़कियों को बचाया जाना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। जब तक मापदंड अलग अलग होंगे तब तक बेटी नहीं बचेगी। बेटी को कैसे बचाया जाएगा? लड़की और लड़के के मामले मापदंड, अगर एक लड़का और लड़की कहीं चले गए 10 दिन बाद में वापस आते हैं तो मापदंड एक समान होने चाहिए दोनों के लिए। समाज में अगर इज्जत कम होती है तो दोनों परिवारों की बराबर होनी चाहिए, दोनों लड़के और लड़की की बराबर होनी चाहिए, परंतु नहीं, मापदंड अलग अलग है। मापदंड रामचंद्र के चलते हैं। रामचंद्र भी बाहर फिरता हुआ है सब जगह, परंतु अग्नि परीक्षा सीता की होती है, रामचंद्र की नहीं होती है। स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। रामचंद्र तो मुंह में निकाले हुए बोर खाता है किसी के। शिवरी के कहते हैं कि रामचंद्र ने को शिवरी मुंह में बोर लेती और मीठा लगता। देखो मुंह में से निकाल देती, वो तो बहुत प्रेम में भावविवल थी और इतना तगड़ा प्रेम था। मुंह में से निकाल, और मुंह में से निकाला हुआ राम खा रहा है, फिर भी राम को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। किताबों में जरूर लिख दिया कि उसको बदसूरत बता दिया, कुछ और बता दिया, 1000 बातें कर दी इन्होंने, वो अलग बात है। परंतु मुंह में अगर निकाला हुआ खाता है तो रिश्ता कुछ भी हो सकता है। परंतु अग्नि परीक्षा किसकी होती है? सीता की। ये मापदंड है। आज एक एक लड़की को, एक एक स्त्री को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक एक मिनट का हिसाब पूछा जाता है। कॉलेज गई, छुट्टी कितने बजे हुई, कोचिंग गई, वहाँ 10 मिनट ज़्यादा कैसे लग गए, क्या हुआ, कहाँ रुक गई, ये सारा हिसाब। कहीं भी जाती है तो उसको सब कुछ हिसाब देना पड़ता है। यूँ नहीं है कि वो मन मर्जी एक आध दिन और कहीं चली गई, नहीं। एक एक मिनट का, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का उसका भाई स्पष्टीकरण पूछता है, बाप पूछता है, हर कोई अधिकार है हर एक आदमी को पूछने का। गांव का आदमी भी पूछ सकता है तेरी कोचिंग तो इतने बजे छूट गई तो इतनी लेट कैसे हुई। मतलब इस प्रकार लड़के को ऐसा नहीं पूछा जा सकता। ये क्या है? ये अग्नि परीक्षा है। ये स्पष्टीकरण जो कॉल हो रहा है वो अग्नि परीक्षा है। यहाँ तक कि बेटा माँ को पूछ लेता है कि आज खेत की किस काम से गई। मतलब ये अग्नि परीक्षा है। और क्यों पूछ रहे हैं? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी लांछन लग गया यार, बाजार में हवा निकल गई, कोई बात निकल गई ऐसी, और कोई संदेह पैदा हो गया यार, कोई हो इधर उधर की बात हो गई, तो पूरे समाज की नाक कट जाएगी, पूरी हमारी इज्जत चली जाएगी। नाक का ठेका सारा स्त्रियों ने ले रखा है, लड़कियों ने ले रखा है, बहुओं ने ले रखा है, माताओं ने ले रखा है। क्यों भैया? जब पुरुष 3 दिन 5 दिन कहीं रह जाता है तो उसकी इज्जत नहीं जाती, नाक नहीं कटती, उसमें किसी की इज्जत नहीं जा रही है। एक कहानी कहता हूँ मैं, एक घटना है, हकीकत की घटना है। एक बार क्या होता है कि एक स्त्री, पुराने ज़माने की है, काफ़ी वर्षों पहले की स्त्री, मायके से आती है अपने ससुराल।
संयोग से वो एक ही बस आती थी और वो बस जो है ख़राब हो गई रास्ते में। तो जिस गांव में वो बस ख़राब हुई उस गांव में वो स्त्री कहीं एक घर में रुक गई। ढंग का घर परिवार देखा तो उसने कहा भाई बस ख़राब होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रात हमारे यहाँ रुक जाओ। तो वहाँ भरा पूरा परिवार था और उस परिवार में वो रुकी, रात रही। और दूसरे दिन जब वो गाड़ी आई तो वो अगले गांव चली गई। उसने वहाँ जाकर के ससुराल में किसी को बताया नहीं कि मैं गांव से 2 दिन पहले रवाना हो गई थी और एक रात बीच में मेरे को रुकना पड़ा और फला गांव में। उसको पता था कि फालतू की 1000 बातें होगी, तो उसने ये बात बिल्कुल कही नहीं। यार पता चलता नहीं था कौन कब रवाना हुआ और कब पहुँचा, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह थे नहीं। तो कहते 20 साल बाद में उस स्त्री ने यूं ही कह दिया था कि मैं एक बार यहाँ रात रुकी थी। तो इस बात से उनके घर में इतनी कले पैदा हो गई, गरे कले, कि रात रुकी थी ये उस ज़माने में 20 साल पहले रात वहाँ पर रुकी थी। मतलब रात रुकने के बाद में 20 साल में उनको पता नहीं चला कि ये रात वहाँ रुकी हुई है। उन्होंने किसी तराजू में कोई तोल के देखा नहीं कि ये कम नहीं हुई है, रात रुकी है, इसका मतलब कुछ तो कम हो गई होगी, पहले जितनी थोड़ी रही है। परंतु उनको पता नहीं। अब जब वो बात डिस्क्लोज होती उनको पता चला कि रात रुक गई, इसका मतलब ये तो वैसी रही नहीं जैसी होनी चाहिए थी। तो ये जो सारे मापदंड है वो इस अग्नि परीक्षा की वजह से। अग्नि परीक्षा का मापदंड क्या है? एक आदमी अग्नि परीक्षा देता है, दूसरा नहीं देता है, दोनों ही फिरते हैं। ये भी इधर उधर घुमा पता नहीं कितने लोगों के साथ, वो तो सिर्फ एक आदमी के साथ गई है और ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ। और फिर भी उसको छोड़ दिया जाता है। अग्नि परीक्षा में सीता सफल है, फर्स्ट डिवीज़न है, पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, बिल्कुल कोई तरह का लांछन नहीं माना जाता है। ये कहा जाता है, मैं नहीं मानता कि कोई अग्नि में नहीं जलता हो, परंतु सीता की जैसी स्थिति थी और सीता के ऊपर जो अपराध माना गया था वो अपराध नहीं होना, इस बात का सबूत है कि सीता अग्नि में नहीं जली। वास्तविक अग्नि की मैं नहीं कहता, परंतु जिस प्रकार की अग्नि परीक्षा जो भी थी। और सीता को बाद में फिर वापस वन में छोड़ दिया जाता है, उसके बच्चे जंगल में पैदा होते हैं। एक गर्भवती महिला को दूसरों के कहने से, लोगों के कहने से, कोई कारण नहीं, घरेलू कोई कारण नहीं, किसी आदमी ने यूं ही बाजार में बात कर दी और उस बात की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। इतना ये सारा आज इसी वजह से स्त्री दुखी है। ये जो मापदंड है अलग अलग लड़के और लड़की के संबंध में, ये मापदंड जब तक रहेंगे तब तक बेटी नहीं बच सकती। पढ़ाने लिखाने का तो अपन समझते ही हैं, लड़कियों को पढ़ाने का क्या है। ज़्यादातर कई तो लड़कियों को इसलिए भेजते हैं कि लड़के को साथ में ले जाने के लिए, लड़के को आदत पड़ जाए। शुरू में तो लड़कियां केवल इसीलिए आती थी, भैया को स्कूल लाने के लिए आती थी। बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगी, तब क्या पढ़ाया जाता उनको कहीं भी जाने की, कोचिंग की, कॉलेज की, कहीं वो जाने की उनको अनुमति नहीं मिलती है। वो अगर JNU में जाना चाहे, विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिनका लड़का दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर पढ़ता है, उनकी लड़की जिला मुख्यालय पर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। ये हालात हैं, क्योंकि मापदंड अलग है। बात इधर उधर दूसरी हो सकती है। लड़की के मामले में लोग सवाल पूछेंगे, जवाब क्या देंगे? यहाँ पर लड़की बेंगलोर जाके आए तो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती है जितनी पहले थी। तो ये जो सारे, मुझे तो अभी कोई एक मित्र थे तो वो मिले, वो गंगानगर के थे, यहाँ अभी हो सकते हैं वो यहाँ भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक भतीजी JNU में पढ़ती है, आप JNU के बारे में क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं तो ठीक सोचता हूँ, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। बकवास तो फैला रखी है इन लोगों ने कि JNU में इस प्रकार कंडोम है, ये है, वो है। ये सारी राजनीति प्रेरित मीडिया है और ये कर रहा है अपना काम। बाकी मुझे कोई क्यों नहीं, मैंने सोचा आपका क्या नज़रिया पूछ ले, हम तो पढ़ाते हैं। मेरी तो उन्होंने कहा कि एक भतीजी की ये स्थिति है कि वो कह रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी।
तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया, उन लोगों ने कहा। तो मैंने कहा भाई ऑस्ट्रेलिया तो देखो पढ़ाया, क्यों पढ़ाया तो नहीं, परंतु उसके दादा उसके पक्ष में हो गए। दादा ने कहा कि ये जहाँ चाहेगी पढ़ेगी, अगर लड़का होता तो तुम मना करते क्या। ये कहती है ऑस्ट्रेलिया, वो पंजाब की लड़कियों के साथ रहती थी, पंजाब की लड़कियां कुछ ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहती थी तो वो साथ थी, तो वो कह रही है मैं भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ूंगी। तो दादा ने कह दिया कि इसको कोई ना नहीं देगा, इसको मैं भेजूंगा, और अगर लड़के को आप मना नहीं करते तो इसको मना करने का आपके पास क्या अधिकार है। और दादा थोड़े अलग विचारों के आदमी हैं, और उन्होंने शायद वो, अब ये थोड़े दिनों पहले की बात है, कैसे भेजेंगे वो ऑस्ट्रेलिया, क्या करेंगे, परंतु उन्होंने ये कहा है कि दादा बिल्कुल आप जैसा कहते हो वैसा ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए, बोला कि जाएगी जाए, इसका मन होगा वहाँ पढ़ेगी, इसको नहीं रोका जा सकता पढ़ाई के मामले में। मतलब ये, और ये सामान्य किसान परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, जिस परिवार की वो थोड़ा उनकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो अब शायद अपने इन पे मुख्य बात, सवालों प्रति सवाल काफ़ी आने चाहिए मेरे हिसाब से। शुरू से ही आ रहे थे। राम राम शाह सरुण राम जी दायल, हाँ प्रणाम प्रणाम। पेज एडमिन परिचय भी लिखा करो, हम जुड़ने में लेट हो जाते हैं तो परिचय नहीं मिल पाता है। अजी मैं तो पहली बार ही इसमें जुड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या कंडीशन है। ओम नमो नारायण। अरे हाँ, नाम तो बता दिया इन्होंने। हाँ, जाइल क्षेत्र में मेरा परिचय कम है ना, बहुत अच्छे विषय पर चर्चा। ये जाइल के इनको पता है। रणभूमि नागौर, स्त्री पर शायद आज तक के लाइव में पहली बार सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही है। स्त्री का सम्मान ही अपना सम्मान है। धन्यवाद गुरु जी आपका जो आपने यत्र नारी अस्तु पूजते, ये बातें तो मनोरथवा जी लिख दी है, पर पूजा तो बहुत दूर की बात है। अभी तो स्थितियाँ बहुत ही विपरीत है आज भी। बिल्कुल सही कहा आपने, नारी का बहुत अधिक शोषण हुआ है। स्त्री पर चर्चा शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और क्या लाइव आया है साहब। हाँ, मनो को तकलीफ हो रही है, सभ्य भाषा में बात नहीं की है ना। ये सभ्यता के नाम पर ही स्त्री के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। समाज की हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं, यही होता है आजकल, और ऐसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। गुरु जी बस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। इन्होंने जवाब भी दे दिया। हाँ, केरल में है ना मंदिर है जिनमें महिलाओं ने कड़वी मगर सच कह रहे हो, वहाँ ठीक स्त्री महिला भेदभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार धर्म के ठेकेदार और भगवान के एजेंट। हाँ सही बात है जी, ये भी आपकी। ऐसे लोग तो नारी का सम्मान नहीं करते, नारी का सम्मान करो। हाँ, भंवरलाल जी प्रिंसिपल साहब कासनिया जी कह रहे हैं कि स्त्री के काम का हिसाब पुरुष कभी नहीं चुका सकता। बहुत ज़्यादा वर्क करती है स्त्री, रात दिन, बुढ़ापे में भी, बूढ़ी से बूढ़ी स्त्री भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो हाँ, तो योगदान की बात कर लेते हैं थोड़ी और। सवाल तो कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। अगर हम वैसे परिवारों में और समाज में स्त्री को बिल्कुल पूछा नहीं जाता है। अगर ज़्यादा काम दिया जाए और ज़्यादा काम करे, हाँ, स्त्री की कंडीशन क्या है उस पर थोड़ी कर लेते हैं। स्त्री जो है बहुत ज़्यादा दबाव में जी रही है। कुछ एक जो पत्नी पीड़ित के नाम पे कुछ फिरते हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी स्त्री बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा दबाव में जीती है और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है पग पग पर ही। तो स्त्री है तो सहन कर सकती है, बाकी पुरुष कर नहीं सकते। मारपीट ऐसी होती है, कई बार मैं तो मिलता हूँ ऐसी स्त्रियों से, बोलती है यार
ये हमारे रात को यहाँ पर मार दिया रे, मतलब इसको मारा जाता है इस तरह, हड्डियाँ कर आती है। पूछते हैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, कहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो खड़ी खड़ी आई हूँ इस घर में और खड़ी खड़ी नहीं सोती हुई जाऊँगी, अर्थी पर लेट कर जाऊँगी वापस। जिस घर में मैं खड़ी आई हूँ उस घर से मेरी अर्थी निकलेगी, खड़ी खड़ी मैं नहीं जाऊँगी। मतलब पुलिस में कानून बना दिए सरकार ने, घरेलू हिंसा होती है, ये होती है, वो होती है, परेशान करते हैं तो मुकदमा होना चाहिए, परंतु मुकदमा करने वाली स्त्री को कहीं सम्मानित नहीं किया जाता। मेरी ये मान्यता है कि मुकदमा करने वाली स्त्री समाज द्वारा सम्मानित होनी चाहिए। सरकार द्वारा उसके सम्मान में कोई कार्यक्रम रखने चाहिए कि जिस स्त्री ने उसको मारा गया, पीटा गया है, उसके साथ मारपीट के स्पष्ट लक्षण है, हड्डियां तक तोड़ दी जाती है, तो में जो करती है, जो स्त्री हिम्मत जुड़े, जैसे जिस लड़की ने बापू आसाराम के खिलाफ कुछ जबान खोली, तो ऐसी लड़की सम्मान के योग्य है। तो जो स्त्री घर में प्रताड़ित है, पीड़ित है, शोषित है, मारी पीटी जाती है, वो अगर मुकदमा करती है तो उसको मेरी दृष्टि में उसको समाज और सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है अगर कोई स्त्री मुकदमा करने जाती है थाने। पूरे समाज में सब नाक भौं सिकोड़ते हैं, यहाँ तक कि उसके परिवार के, उसके माँ बाप, भाई, वो लोग नाराज हो जाते हैं, तू इज्जत गंवा दी हमारी, थाने चली गई, मार भले का, मर जाना सही था तुझे। कितनी स्त्रियों ने मारपीट से बलिदान दे दिया, कितनी स्त्रियां मर गई इस देश में, और आज भी कहते हैं मुकदमा नहीं करना चाहिए स्त्री को। ये जो मानसिकता है इस समाज की, ये बेटी को बचाने वाली नहीं है, ये बेटी को मरवाने वाले लोग हैं। इन्हीं की वजह से लड़कियां मारी जाती है, स्त्रियां मारी जाती है, युवतियां मारी जाती है। जब उन्हें कहते हैं कि पुलिस में चलो मुकदमा कर देते हैं, अरे ऐसी बात नहीं भाई, इज्जत मांगो, घर चौको, हमारा घराना है, हमारा इज्जत है, हमारा ठिकाना है, वो है, ये क्या ठिकाना, क्या इज्जत, मार खाने का ठिकाना। ये मारपीट खाते रहो, रोज रोते रहो, बनासा दारू पी के आते हैं, चटनी नहीं बनाई, सब्जी अच्छी नहीं बनाई, रांड तो नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और मारते हैं, और फिर भी मुकदमा नहीं करते। ये कौन सा ठिकाना, कौन सा घराना हुआ। मैं तो आज की नारियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा किया जाता है, पहली बार एक ही चुटकी में उसको रास्ता बता दो, कोई कुछ नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, कहीं पर भी फिरेगा कमारा जिंदगी भर अगर कोई करता है इस प्रकार। तो लगभग गारंटी है कि जिसने स्त्री, अब आज के ज़माने में सब लड़कियाँ इतनी कम पड़ गई, फिर भी लड़कियाँ मार खा रही है, फिर भी डर रही है, मुकदमा नहीं कर रही। मुकदमा ही नहीं, मुकदमा तो ठोक ही दो, दूसरा मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, दूसरा कौन है जो मेरे को ढंग से रखना चाहता है साथ, सम्मान सहित मैं बराबर की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, काम करूँगी घर गृहस्थी का, मैं वो भी सब करूँगी, परंतु फिर भी मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो सकता। इस प्रकार की हिम्मत लड़की में जब तक पैदा नहीं होती, जब तक युवती में ये हिम्मत नहीं पैदा होती समाज को इग्नोर करने की, जो समाज इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसको तमाचा नहीं लगाए जब तक लड़की, तब तक बेटी नहीं बच सकती इस देश में। क्योंकि यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माना गया है, जो स्पष्टीकरण अग्नि परीक्षा लेने वाले तो यहाँ पर आदर्श पुरुष है, अग्नि परीक्षा देने वाली स्त्री आदर्श स्त्री है। स्त्रियाँ कहती है भाई सीता जी दुख भया, सीता जी ने घणो दुख दियो, राम जी ने ऐसा किया था, मतलब ये राम को कोई आदर्श मानना और उसने ऐसा किया था इसलिए ये तो करेगा ही मेरा, नहीं, इसको छोड़ा जाना चाहिए। ऐसे आदर्श सब स्त्री के काम के नहीं है। जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली जो है रामचरितमानस की चौपाई है, ये सुंदरकांड के पाठ जहाँ कहीं भी होते हैं, स्त्रियों को तो बिल्कुल इसमें इनका बहिष्कार करना चाहिए सीधे सीधे, कि हम नहीं मानती है, ये क्या पाठ कर रहे हो तुम, जिसमें हमारे लिए ऐसा लिखा हुआ है कि इनको मारो ही मारो। तो ये सारी बातें स्त्रियों की तरफ से उठनी चाहिए अब। क्योंकि स्त्री एक, जब उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, मैंने एक सेशन लिया था पहले कि मेरे गांव में लोगों ने बहुत नई शुरुआत की है, बहुत अच्छा नवाचार किया इस मामले में, कि ऐसी स्त्रियों को अपनाया है जो शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे,
उनको लड़कों ने अपना लिया, कहा हम इनसे शादी करेंगे, राजी खुशी। और ऐसी कई, मतलब ये पहला उदाहरण ही समझा जाए मेरे हिसाब से, भारत जैसे देश में पहला उदाहरण ही मानता हूँ मैं तो। कहीं नहीं ऐसा कि कोई कंवारे लड़के जो है बाल बच्चों वाली स्त्रियों से शादी करे, और की है लगभग 7 उदाहरण हमारे गांव में हो गए, जल्दी धड़ाधड़ देखा देख और कर रहे हैं, गांव में मान्यता मिल गई, सभी लोग कह रहे हैं कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर करने लगे तो कौन मारेगा, क्या पीटेंगे ये? चुटकी में बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा सही थी, अगला लेने को तैयार है, क्योंकि उसको मिल नहीं रही है बेचारा। तू तो सपने में ही कहीं स्त्री देखने की तुझे आएगी मन में, तेरे घर में स्त्री आएगी, वो बहुत कम गुंजाइश है जो ऐसे मारपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों को अंगूठा दिखा दिया जाना चाहिए। पुलिस केस और ये कानून क्यों बनते हैं? दुखी है, हजारों वर्षों की परंपरा है, जो सनातन या पता नहीं क्या क्या संस्कृति के नाम पर जो किया जा रहा है, वो इसको मुग्ध में, यहाँ तक कि अब देखो इतनी दुखी है, भारत में स्त्री का विधवा होना का मतलब कि उसने पति को खा लिया, मार दिया, उसको खा गई। स्त्री खुद कहती है मैं तो डाकण हूँ भाई, खाएगी लया ने, उनको खा गई, मैं एक आदमी को खा गई, और संयोग से अगर वो दूसरी जगह जाती है वो मर जाता तो लोग पूरे माहौल हो जाता है कि राण दो को खा गई, निकल गई। तो इस प्रकार स्त्री के साथ ये जो है विधवा होना इस स्त्री के लिए बहुत बड़ा संकट का मामला है। सती प्रथा तो मेरे हिसाब से 4 सितंबर 1987 के बाद मैंने नहीं सुनी कहीं पर भी। बली वली कोई हो जाती होगी, सती होती है तो कोई साइलेंट हो जाती होगी। दिवराला वाला प्रकरण आया था उसके बाद नहीं सुना। परंतु विधवा होना भी इस देश में बहुत बड़ा अपराध है। बहुत दुखी हो जाती विधवा, कहीं निकल नहीं सकती, शादी ब्याह में अपशुकन माना जाता है, जोर से बोल नहीं सकती, हंस नहीं सकती, गली में कहीं बोलती है तो कहते हैं कि अरे सुनी हो गई, बिना धनी की है, इसका पति नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, आवारा है। जब तक पति जिंदा है तब तक वो जोर से बोल सकती है, हंस सकती है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, थोड़ा उसके पास है, चाहे वो पति कैसा ही हो, मरियल भी हो, क्यों ना हो, जैसा तैसा भी है, अगर जिंदा है तब तक उसको ऐसा नहीं कहा जाता कि ये आवारा है। परंतु अगर पति मर गया और फिर वो जो कहीं जोर से बोलती है तो लोग उसके ऊपर कैसी फप्तियाँ कसते हैं। हंसना तो बिल्कुल उसको मना है, वो कहीं किसी समारोह में शामिल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि घर परिवार में कई तो दादी जो है पोते के ब्याह शादी में नहीं आके खड़ी हो सकती, उसको अंदर अलग रखा जाता है कि नहीं तेरा मुंह कौन देखेगा, यहाँ पर अब सुकून हो जाएगा तो उधर आएगी। तो इस प्रकार का जो, क्योंकि पति नाम का जब तक उसके पास है तब तक सुकून है, और पति को मार चुकी है, मुंह खून से भरा है उसका, माना जाता है उसका मुंह जो है खून से भरा, जैसे उसने खा गई है वो पति को, चबा गई हो। तो ये जो सारी मान्यताएं, तभी तो बेचारी ये करवा चौथ करती है, तरह तरह के कोशिश करती है कैसे ही करके ये जिंदा रह जाए। तो मैं आज जोर से बोल सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, श्रृंगार कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, और मेरे को सब छूट है, और अगर मर गया तो फिर मेरी हालत क्या होगी। ये पीड़ा इन्होंने देखी है, ये देखती है आस पड़ोस में। तो ये चीज़ें भी विधवा के साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, स्त्री के हर तरह से स्त्री के साथ जो भी हो रहा है वो स्त्री विरोधी है। और मेरा आह्वान है जेंडर संवेदनशीलता। अभी मैंने कुछ और भी पहले से भी ज़्यादा तेज़ भाषा में बात की, इसलिए शायद कुछ विरोध बड़ा आना चाहिए, वो देखना चाहता हूँ मैं। अभी तक कमेंट नहीं आ रहे हैं कुछ भी, है ना। हाँ, रामकिशन जी जायल नागौर, महिला भेदभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है धर्म के ठेकेदार और भगवान के एजेंट। हाँ, वो तो है ही। हाँ, महिलाओं को जिम्मेदार है। ये क्या है कि जो पुरानी जो सास होती है ना, वो देखती है कि बहू तो मज़े मार रही है, हम तो गट्टी से आटा पीसती थी, चक्की से ये करती थी, इसलिए वो थोड़ा उनमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है।
कुछ और आने तो चाहिए थे, कमेंट आ नहीं रहे हैं, देख तो रहे हैं कुछ लोग अभी भी। तो आखिर में मैं मेरी तरफ से जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो कह दूँ कि मेरी दृष्टि में प्रत्येक बच्ची को उसके साथ बेटे जैसा व्यवहार ऐसा बाप शुरू करे, माँ शुरू करे। बड़ी बुजुर्ग औरतें शायद नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप घर में बेटी अगर हंसती है, चाहे 10 साल की है, चाहे 20 साल की है, 25 साल, उसको हंसने की छूट होनी चाहिए, बोलने की छूट होनी चाहिए। उसको कहीं पढ़ना है, पढ़ने जाना है तो उसको पढ़ने जाने के लिए भी उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर लड़के के लिए की जा सकती है, जो भी लड़के के लिए की जा सकती है लगभग, वो उसमें ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा मुख्य रूप से इसका ध्येय है और इसीलिए मैंने ये सेशन आयोजित किया है। सेशन तो जैसा भी हुआ है, आपको अगर ठीक लगे तो आप इसे लाइव करें, मामला जमा नहीं है ज़्यादा। तो कुछ सवाल भी आ रहे हैं तो यहाँ कमेंट आ नहीं रहे हैं कोई भी। रामेश्वर जी देख रहे हैं, रामेश्वर लाल जी कह रहे हैं बहुत अच्छे विषय पर चर्चा है। हाँ, पर्दा प्रथा बेकार है, एक इन्होंने लिखा है पर्दा प्रथा बेकार है। अब क्या है कि पर्दा प्रथा का बेकार का कहते हैं तो कुछ बेवकूफ़ हैं वो कहते हैं कि बुर्का बेकार नहीं है क्या। अब बुर्का भी पर्दा है और कोई भी पर्दा रखा जाता है तो वो पर्दा है। और स्त्री को अगर मुंह ढकना पड़े, पर्दा प्रथा तो क्या, मेरी दृष्टि में तो ये जो ओढ़ना रखते हैं ना, ओढ़ने का कपड़ा, ये भी जैसे अभी थोड़ा हमें मास्क लगाने का कह रखा है, बड़ा यूँ अटपटा लग रहा है, बड़ी जब भी बाहर निकलते हैं लगाना होता है तो बड़ा यूँ मुश्किल सा मामला हो रहा है। तो बताओ ये पूरे गर्मी में हर वक्त कपड़ों में लिपटी दुपटी रहती है एक महिला, क्या बीतती होगी उसके साथ। तो मेरी दृष्टि में स्त्री को एक्स्ट्रा कपड़ा ओढ़ने के लिए रखना पड़ता है, वो कोई ठंड से बचाव के लिए नहीं रखती। गर्मियों में भी अगर ऐसा कपड़ा रखना पड़ता है तो ये एक सज़ा है उसके ऊपर कि वो ढकी हुई रहे, अपराधी की तरह रहे। जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया इसलिए उसको ढकना पड़ता है अपने आप, जैसे अपराधी को ढका जाता है ओढ़ा करके उसको। तो ये जो मेरे हिसाब से ओढ़ने का कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। कपड़े पहन लिए पर्याप्त है, अब ऊपर ओढ़ बिना ओढ़े कोई स्त्री बाहर नहीं निकल सकती भारत में तो, और निकल जाए तो वो दिखने में बद्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि कोई स्त्री बिना ओढ़े नहीं रहती इसलिए वो बद्दी लगती, बाकी कोई बद्दी होती नहीं है। अगर देखा जाए तो कभी हमारे यहाँ पर पैरों में बेड़ियाँ चांदी की पहनते थे और बिना बेड़ी पहनी हुई स्त्री तो बहुत ही, उसके बाबत ये कहा जाता था रंडी मिल जाओ पर बंडी नहीं मिलनी, विधवा भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, परंतु पैरों में अगर बेड़ियाँ नहीं है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, खतरनाक है मामला, उसका आमना सामना होना बहुत ज़्यादा अपशुकन भरा है। तो इतना मतलब ये माना जाता था, आजकल उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये सुंदरता का मापदंड थी कभी ये बेड़ियाँ, आजकल वो नहीं है मापदंड। तो जिस दिन ये कपड़े, जैसे अभी किसी कॉलेज की लड़की को कहा जाए कि तो ओढ़ना ओढ़ के जाना है कॉलेज में, अगर वो पढ़ने जाती है तो उसको वो ठीक नहीं लगता है, बिना ओढ़े भी वो सुंदर है। तो ओढ़ने से सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, ओढ़ना ही एक तरह से पर्दा है। ओढ़ने का कपड़ों के मामले में तो मैं तो क्या कि बहुत ज़्यादा इस मामले में मैं तो कहता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा उमस का मौसम है, गर्मी है, तो हाफ पैंट पर्याप्त होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कार्यस्थल पर जाए, ऑफिस में जाए, कहीं पर भी जाए। जब आजकल दिल्ली जैसे शहरों में हाफ पैंट में आदमी घूम सकता है, पार्क में घूम सकता है, तो वो मार्केट में भी जाना चाहिए, ऑफिस में। जब जैसे हमारे लोकसभा में लुंगी पहन करके लोग आते हैं खूब, तो ये कपड़ों के मामले में
संविधान सिर्फ इसी बात की है कि कपड़े पहने हुए होने चाहिए आदमी के। बाकी संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये, हाँ कुछ लोगों के वर्दी आपने तय कर रखी है आर्मी में और में जहाँ भी है, स्कूल में, उनके लिए वो वर्दी कर दो। बाकी लोगों के लिए तो कपड़ों की बिल्कुल सभी कपड़े शालीन है। मैं अभी क्या है, पिछले दिनों हमारे आ गया था कि टीचर जो है जीन्स पैंट नहीं पहनेगा, जीन्स पैंट जो है अश्लील है। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, किसी ने कह दिया। हालांकि शिक्षा विभाग के मंत्री जी ने इसका खंडन कर दिया हाथों हाथ और इसका आदेश निकाल दिया था जीन्स पैंट का किसी एक अधिकारी ने, शिक्षा अधिकारी ने, कि जीन्स की पैंट नहीं पहन के आएगा कोई अध्यापक स्कूल में। तो ठीक है, अब न तो कोई, अगर कोई आते क्वेश्चन तो आगे बात चलती, क्वेश्चनों के बिना तो बात चल नहीं सकेगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आपको ठीक लगा तो शेयर करें। थैंक यू। राम राम, प्रणाम, नमस्कार।